हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। तो अभी तक हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के भाग 1 का 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कि भाग 1 का एकदम अंतिम चैप्टर है। यानी इसको पढ़ने के बाद जो आपके 2 बुक आपके क्लास में होते हैं उसका एक पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमको जो है दूसरा वाला पार्ट पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को समझने से पहले अगर हम पीछे के चैप्टर्स पर ध्यान दें तो हमको ये पता चलेगा कि हमने ये सीखा है कि जो स्थिर आवेश होता है वो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और जो गतिमान आवेश होता है वो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। उसके अलावा फैराडे के प्रेरण के नियम के आधार पर आपने ये भी समझा कि जब भी किसी चालक को कुंडली को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इससे ये पता चला कि जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है वो जो है वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैक्सवेल ने ये सोचा कि क्या इसका उल्टा भी संभव है कि एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र हो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके। और इस बात को उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया, और वहीं से इन्होंने विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट भी दिया। और इसके साथ ही साथ जो आपने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा हुआ था, उस एम्पियर के परिपथीय नियम में जो एक कमी रह गई थी उसको भी इन्होंने पूरा किया। तो चलिए देखते हैं इनका क्या एक्सपेरिमेंट था और क्या होती है विस्थापन धारा, और कैसे इन्होंने एम्पियर के परिपथीय नियम में करेक्शन किया। तो इन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने एक ये संधारित्र लिया और इसको एक परिवर्ती स्रोत से इसको कनेक्ट कर दिया। और इस परिवर्ती स्रोत से कनेक्ट करने का मतलब, एसी सोर्स से कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि आप पहले तो ये जानते हैं कि अगर ये जो है कैपेसिटर है तो ये प्लेट जो है धन आवेशित हो जाएगी और ये प्लेट ऋण आवेशित हो जाएगी, है ना। जो संधारित्र होता है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के काम आता है। अगर इसको हम एसी सोर्स से जोड़ दिए हैं तो चूंकि आप जानते हैं कि इसके परिमाण में लगातार परिवर्तन होता रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके परिमाण में भी लगातार परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब देखिए, अगर सामान्यतः हम लोग सोचें तो हमको पता है कि ये बीच में यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूफ किया कि यहाँ पर इस परिपथ में विद्युत धारा तो प्रवाहित होती ही है, साथ ही साथ इसके बाद इधर भी ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अगर इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसका मतलब कि ये परिपथ कंप्लीट है। तो उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी देखा कि ये जो बीच का एरिया है जहाँ पर ये हमने परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, यहाँ पर चुंबकीय सुई उन्होंने रखा और देखा कि चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और इसके कारण यहाँ पर अगर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो क्यों उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ये क्रिएट किया था, हमने यहाँ पर एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया था। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है, ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। और यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी उसको इन्होंने बोला कि ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र की वजह से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी इसको इन्होंने नाम दिया विस्थापन धारा। ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया विस्थापन धारा। तो एक तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्रिएट हमने किया है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। पहली बात तो ये फैराडे के नियम का जस्ट उल्टा इन्होंने ये प्रूफ किया। दूसरी बात, विस्थापन धारा का जो कॉन्सेप्ट आया उसमें इन्होंने बताया कि अब चूंकि ये सर्किट पूरा कंप्लीट है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई धारा तो प्रवाहित हो ही रही है। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो चार्ज है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं, यहाँ तक चार्ज गया होगा। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी वो क्यों हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी वो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र या ये कह लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रवाहित हो रही थी। और वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसको इन्होंने बोला विस्थापन धारा, और इसको प्रदर्शित करते हैं ID से। ठीक है, और जबकि ये परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही थी किसी चालक आवेश के गतिमान होने के कारण, तो चालक आवेश के गतिमान होने के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं सिंपली, जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, चालन धारा। ठीक है, कंडक्शन करंट यानी कि IC।
ठीक है। तो अब से आप याद रखिए कि दो तरह की धारा हो गई, एक तो चालन धारा जो अभी तक हम डिस्कस करते हुए आए हैं, और एक हो गई विस्थापन धारा। ये आवेश के कारण प्रवाहित होती है, ये धारा आवेश के चलने के कारण प्रवाहित होती है, और ये जो धारा है ये वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है। और ये जो विस्थापन धारा यहाँ पर है, इसको इन्होंने कैलकुलेट किया यहाँ पर, और कैलकुलेट कैसे किया, तो देखिए हम जानते हैं कि प्लेट के, ये जो प्लेट है इनके अंदर जो उत्पन्न फ्लक्स होता है वैद्युत फ्लक्स, उसके लिए फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू आता है, ये आता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इस चालक के ये संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स होता है उसका ये मान होता है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट जो मान है, अगर हम इसको दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, डी फाई ई अपान डी टी इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा डी क्यू अपान डी टी, और अपान में क्या होगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और देखिए डी क्यू अपान डी टी से पता चला है कि ये धारा वाली क्वांटिटी है, और ये है फ्लक्स परिवर्तन की दर, और ये एप्सिलॉन नॉट का अगर इसमें गुणा कर दें तो आपको मिलेगा डी क्यू अपान डी टी बराबर एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपान डी टी। ठीक है। और ये वाली जो धारा आई, ये धारा किसका मान आया है, तो यहाँ पर इन प्लेटों के बीच में अगर ये धारा है तो प्लेटों के बीच में जो धारा है उसको तो विस्थापन धारा कह रहे हैं। इसका मतलब कि ये पूरा विस्थापन धारा के लिए फार्मूला हो गया, यानी आई डी बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपान डी टी। ठीक है। तो परिवर्ती जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। मैक्सवेल ने इस बात को प्रूफ किया, और उन्होंने बताया कि आवेशों के चलने के कारण जो धारा प्रवाहित होती है परिपथ में उसको चालन धारा कहते हैं, IC से प्रदर्शित करते हैं, और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण प्रवाहित होने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, इसको ID से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन धारा ID बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी, जहाँ पर फाई ई क्या है, तो ये है वैद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है। ये तो रही बात विस्थापन धारा की। अब इन्होंने जो है इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, विस्थापन धारा के कॉन्सेप्ट के आधार पर इन्होंने एम्पियर का जो नियम आपने पढ़ा था उस नियम में इन्होंने एक करेक्शन किया। और एम्पियर का नियम क्या है, पहले तो मैं आपको वो याद दिला देता हूँ, फिर आपको उसमें करेक्शन जो है दिखाता हूँ कैसे इन्होंने किया। एम्पियर का परिपथीय नियम, तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार आपने देखा था इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या था कि बी डॉट डी एल और इसका इंटीग्रेशन है ना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू था म्यू नॉट आई। ठीक है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर सिंपली आई का मतलब अभी तक क्या था, जब तक हमने ये चैप्टर पढ़ा था, तो आई का मतलब होता था चालन धारा, यानी आवेशों के प्रवाहित होने के कारण प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है। लेकिन अभी आपने देखा कि इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको चालन धारा के साथ साथ, ये चालन धारा के साथ साथ यहाँ पर विस्थापन धारा का भी कॉन्सेप्ट मिला हुआ है। तो अगर ऐसे केस में हमको ये इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़े तब, तो ऐसे में उन्होंने बताया, यानी कि मैक्सवेल ने इसमें एक करेक्शन किया और बताया कि जहाँ पर ये धारा लिखा हुआ है, यानी कि चालन धारा लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको चालन धारा नहीं बल्कि यहाँ पर हमको कुल धारा लिखना पड़ेगा। कुल धारा का मतलब चालन धारा प्लस विस्थापन धारा। तो इसको मैक्सवेल ने करेक्ट किया, और कैसे लिखा, इसको इन्होंने लिखा कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और ब्रैकेट में IC प्लस ID। और अगर इसको ओपन करना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं म्यू नॉट IC प्लस ID की जगह पर ये म्यू नॉट से मल्टीप्लाई होगा, तो म्यू नॉट और ID डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आपने अभी देखी, वो कितना था, ये था 1 अपान एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपान डी टी। ठीक है। तो मैक्सवेल के अनुसार जो एम्पियर का परिपथीय नियम था उसको इस तरीके से लिखना चाहिए, और इसीलिए यानी एम्पियर के जो इस नियम में मैक्सवेल ने करेक्शन किया, इसीलिए इसका नाम हो गया मैक्सवेल एम्पियर नियम या एम्पियर मैक्सवेल नियम। ठीक है। इसका नाम हो गया एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। तो इस नियम के अनुसार आप जहाँ पर ये जो आई लिखते थे वहाँ पर आई की जगह पर IC प्लस ID लिखना है। एक और बात याद रखिए आप यहाँ पर कि देखिए, अगर हम देखिए कभी भी क्या होता है कि किसी भी केस में आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, या तो IC एग्जिस्ट करता है या तो ID एग्जिस्ट करता है, दोनों एक साथ नहीं रहते। यानी अगर मान लीजिए हम इस परिपथ में बात करें तो परिपथ में तो केवल और केवल चालन धारा की बात हो रही है,
तो परिपथ में अगर हम बात करें तो परिपथ में चालन धारा एग्जिस्ट करेगा, तो चालन धारा एग्जिस्ट करेगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन मान लीजिए अगर इस संधारित्र की हम प्लेटों के बीच में अगर बात करें कौन सी धारा होगी, तो यहाँ पर तो विस्थापन धारा होगी, है ना, यहाँ पर चालन धारा तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर अगर विस्थापन धारा होगी तो इसका मतलब यहाँ पर चालन धारा का मान 0 होगा, यानी प्लेटों के बीच अगर बोले तो प्लेटों के बीच में IC का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके का केस होगा, अगर सिंपल कोई परिपथ है तो आप समझ सकते हैं D का मान 0 रख देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा जैसा कि एम्पियर ने बताया था। लेकिन अगर प्लेटों के बीच की बात करें तो इसके बीच में जाएंगे तो IC का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर ID का मान रख देंगे। तो इस प्रकार मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में करेक्शन किया और इस नए इक्वेशन का नाम रखा गया एम्पियर मैक्सवेल नियम। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो नोटिस करने वाला पॉइंट है वो क्या है, पहली बात तो विस्थापन धारा क्यों उत्पन्न होती है, यहाँ पर उस विस्थापन धारा का फार्मूला क्या होता है, और एम्पियर के परिपथीय नियम में मैक्सवेल ने जो करेक्शन किया वो करेक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिए। अब अगला टॉपिक है हमारा, ये जो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो अब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आपको मैक्सवेल के चारों इक्वेशन को पढ़ना पड़ेगा, जो कि क्लास 12th में नहीं पढ़ाया जाता है। आप इसको BSc सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर MSc में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस बात को बहुत डेप्थ में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट आप इतना ध्यान रखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पन्न होने का कारण क्या हो सकता है। तो आपने देखा कि जो स्थिर आवेश होता है वो तो खाली वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जो गतिमान आवेश होता है अगर एक निश्चित चाल से चल रहा है तो वो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तो होता है, लेकिन दोनों परिवर्ती होते हैं। इसका मतलब कि आपको अगर ये जो आवेश की आप बात कर रहे हैं, अगर वो आवेश गतिमान आवेश है एक निश्चित चाल से, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं कर सकता है। यानी जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी कि त्वरित जो आवेश होते हैं, त्वरित आवेश का क्या मतलब, जिनका वेग लगातार बदल रहा हो, तो त्वरित जो आवेश होते हैं वो परिवर्ती वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि एक तरंग के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। यानी जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, फिर वो जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार एक दूसरे में ये रूपांतरित होते रहते हैं, अर्थात आगे बढ़ते रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक प्रकार की ये ऊर्जा है। ठीक है, जैसे प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के, देखिए अब जैसे कि आपने तो ये तो देख लिया कि जो दोलित आवेश हो या फिर त्वरित आवेश हो वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कर सकता है। अब इसके अलग अलग तरीके हैं, इस आवेश को त्वरित करने के अलग अलग तरीके हैं, और उसी तरीके के आधार पर अलग अलग प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। सबकी अपनी अलग अलग आवृत्ति है, अपना अलग अलग तरंगदैर्ध्य है, अलग अलग वेधन क्षमता है ना। तो जिस तरीके से इसको बनाया जाता है उसी आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का फिर जो है नाम पड़ा है, उसी के अनुसार उनकी ऊर्जा का भी मान है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर बात करें तो कुल विद्युत चुंबकीय तरंगें जो आपको याद रखनी है वो मैं आपको यहाँ पर नाम बता देता हूँ, और उसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि इसमें से किसकी आवृत्ति अधिकतम है, किसका तरंगदैर्ध्य अधिकतम है, जिससे आप ये याद कर पाएंगे। कभी क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा है, कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है ना, क्या कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा सबसे कम है। तो ये चीज़ें बताने के लिए मैं आपको एक सीक्वेंस यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी कि किसकी आवृत्ति, वेधन क्षमता, ऊर्जा, तरंगदैर्ध्य कम या ज़्यादा है, पूरा सीक्वेंस आपको पता रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ NCERT की बुक में आपके एक टेबल बना हुआ है जिसमें सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम, उनकी आवृत्ति का रेंज, उनकी तरंगदैर्ध्य का रेंज, उनके उत्पादित करने के तरीके, किस तरीके से तरंगों को उत्पन्न किया जाता है, और उनका संसूचन यानी डिटेक्शन कैसे किया जाता है, ये एक टेबल दिया हुआ है। तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर जो है एक बार पढ़ लेंगे। याद नहीं करना है उसको, लेकिन कम से कम आपको जानकारी होगी कि कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या उपयोग है और इनकी क्या खास बात है। ठीक है ना, तो आप वहाँ से बुक से एक बार इसको जरूर पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको सीक्वेंस बताता हूँ, और जो एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम को याद रखने के लिए आप ऐसा कुछ याद कर लीजिए। एक सेंटेंस मैं बता रहा हूँ आपको, गाय UV in
माई रेडियो। यानी ये मान लीजिए कि आपका एक रेडियो चैनल है, यूवी का मतलब युवराज सिंह है ना, युवराज सिंह को बोलते हैं यूवी। मान लीजिए वो आपके रेडियो चैनल में आए और उन्होंने आपके रेडियो चैनल में आके कुछ गाना गाया, तो उसी सेंटेंस को हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम लिखेंगे। देखिए गाय में जो ये गाय है, इसका गाय का मतलब गामा रे, ठीक है, यानी गामा किरणें। और ये का मतलब यहाँ पर है एक्स रे। और यू का मतलब होता है यू फॉर अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट का मतलब पराबैंगनी, ठीक है। और वी का मतलब होता है विजिबल। विजिबल यानी कि दृश्य तरंगे, दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश का क्या मतलब है, तो याद रखिए यही है हमारा दृश्य प्रकाश, जिसको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, यानी बैगनी से लेकर लाल तक, विबग्योर, है ना, VIBGYOR। इसी को हम लोग दृश्य तरंग भी कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं, श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इनका मतलब होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंगे, ठीक है। और माई का मतलब होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव यानी कि माइक्रो तरंगे भी कहते हैं इसको, सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं। और लास्ट है रेडियो का मतलब कि रेडियो तरंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये सेंटेंस याद कर लिया है, गाय यूवी इन माई रेडियो, तो आप इसकी हेल्प से गाय में गामा और एक्सरे आ जाएगा, यू में अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, और विजिबल यानी कि हमारा दृश्य प्रकाश आ जाएगा, श्वेत प्रकाश। फिर इन का मतलब इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त, माई का मतलब माइक्रोवेव, और रेडियो का मतलब रेडियो तरंगे। ठीक है, अब अगर आपको ये याद करना हो कि इसमें तरंगदैर्घ्य किसकी सबसे ज़्यादा है, तो हम यहाँ से अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप इसकी हेल्प से इन सबको याद रख सकते हैं। और आपको ये पता होगा कि बैगनी से लेकर लाल की तरफ जब जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, यानी ये जो डायरेक्शन है ये तरंगदैर्घ्य के बढ़ने का है ना। इसका मतलब कि इधर से इधर जा रहे हैं तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान बढ़ रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य हो जाएगा रेडियो तरंगों की। ठीक है, उससे कम माइक्रो तरंगों की, उससे कम अवरक्त तरंगों की, उससे कम ये लाल, उसके बाद ये जो बीच में 5 और होंगे, फिर बैगनी, फिर पराबैंगनी, एक्सरे, और सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होगा वो किसका होगा, गामा का। ठीक है, अब देखिए तरंगदैर्घ्य के बारे में जैसे ही जानकारी मिल गई तो एक फार्मूला याद रखिए कि आवृत्ति न्यू बराबर होता है C/λ। आवृत्ति न्यू बराबर होता है C/λ। और इससे क्या पता चल रहा है, ये C तो कांस्टेंट है, प्रकाश की चाल है, तो न्यू इक्वल टू C/λ से ये पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगा उतनी कम क्या होगी, आवृत्ति होगी, है ना। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में जाने के बाद तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है तो इस डायरेक्शन में जाने के बाद आवृत्ति घट रही होगी, तो इसका मतलब आवृत्ति के बढ़ने का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में आने के बाद आवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, और इस डायरेक्शन में आने के बाद आवृत्ति बढ़ेगी, या इसका मतलब सबसे ज़्यादा आवृत्ति गामा किरणों की और सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंगों की। ठीक है, अब अगर आवृत्ति आपने जान लिया तो अब अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के लिए फार्मूला याद रखिए कि E होता है H इंटू में न्यू। मतलब जिसकी आवृत्ति जितनी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब कि किस तरंग की सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो सबसे ज़्यादा गामा तरंगों की ऊर्जा होती है और सबसे कम रेडियो तरंगों की ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी सबसे जो खतरनाक होता है वो गामा तरंगे हैं और जो सबसे कम खतरनाक है वो हैं रेडियो तरंगे, जो कि कम्युनिकेशन में यानी संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है वेधन क्षमता की। एक और चीज़ यही याद रख लीजिए, वेधन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर। तो ये छेद करने की क्षमता यानी जो वेधन क्षमता है वो किसके अंदर ज़्यादा होगी, तो सीधी सी बात है जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी उसके पास वेधन क्षमता भी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता हो जाएगी गामा किरणों की और सबसे कम किसकी होगी, रेडियो तरंगों की। ठीक है, तो ये हो जाएगी वेधन क्षमता के बढ़ने का डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान रखिए कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है और उसी की वेधन क्षमता भी ज़्यादा है। और आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एकदम व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर आवृत्ति, एनर्जी, वेधन क्षमता सब इधर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि तरंगदैर्घ्य इधर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है,
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से कोई 2-3 नाम दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाएगा कि इनको बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में लिखिए, या इनको घटती हुई आवृत्ति के क्रम में लिखिए, इनको घटते हुए वेधन क्षमता के रूप में लिखिए, ठीक है ना। तो वो क्रम लिखने के लिए आपको ये जानकारी होनी जरूरी है। अब आप इसकी हेल्प से और ये सेंटेंस है, इसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से ये सबका नाम याद रख सकते हैं और इनके तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, एनर्जी, वेधन क्षमता सबके घटने और बढ़ने का सारा क्रम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो ये मैं बता रहा हूँ। अब रही बात, ये मैंने आपसे पहले भी बोल दिया कि आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में इन सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पादित करने का तरीका, इनकी आवृत्ति का रेंज क्या होता है, इनकी तरंगदैर्ध्य का रेंज क्या होता है, ये आप वहाँ से एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसको याद नहीं करना है, लेकिन एक बार आपको पढ़ लेना जानकारी के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपको टेबल जरूर नोट करना है। इस चैप्टर में विस्थापन धारा, मैक्सवेल का एम्पियर परिपथी नियम और उसके बाद ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ये पूरा सीक्वेंस, इतनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। इसको आप नोट करिए। फिर बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में और इसी के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है। चलिए, तो नोट कर लीजिए और मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रॉपर्टी के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले तो इसके गुणों में अगर बात करेंगे तो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती है। ऐसा भी कर लीजिए आप कि देखिए, याद रखिए कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसका मतलब कि प्रकाश के पास जो भी गुण है वो सारे के सारे गुण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के हैं, ठीक है। अब जैसे प्रकाश की बात करें तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये सब के सब गुण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के हैं। अभी मैं आपको पहले तो ये डायग्राम यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें किस तरीके से चलती हैं आगे। ये मान लेता हूँ मैं x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें परिवर्ती वैद्युत और परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ती है। और मान लेते हैं कि ये यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसका डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ, यानी y डायरेक्शन में ऊपर नीचे, और जो b का डायरेक्शन है यानी चुंबकीय क्षेत्र का वो z डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर EY लिख रहा हूँ और यहाँ पर BZ। और इनके चलने का तरीका क्या है, देखिए कि ये कुछ इस तरीके से चलते हैं। ये मैं पहले से ही ये चीज़ बना दे रहा हूँ। देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र अगर है तो ये वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पर लगातार परिवर्तित होता रहता है, इसका परिमाण परिवर्तित होता रहता है। देखिए, बढ़ रहा है इसका परिमाण इस वैद्युत क्षेत्र का। फिर उसके बाद ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। अच्छा, इसका डायरेक्शन देखिए, ध्यान रखिए कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो बिल्कुल y के डायरेक्शन में है, यानी एकदम ऊपर रहेगा या तो एकदम नीचे रहेगा। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका डायरेक्शन ये है z का डायरेक्शन, यानी तिरछा रहेगा ये, ठीक है ना। तो या तो बाहर की तरफ या तो फिर अंदर की तरफ। तो इसका डायरेक्शन हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब इसके बाद फिर से वैद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ, ये है वैद्युत क्षेत्र, फिर यहां पर भी है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब ये इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव z डायरेक्शन में, यहां पर नेगेटिव z डायरेक्शन में। तो इसको हम इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से विद्युत चुम्बकीय तरंगें आगे बढ़ती हैं एक दूसरे की मदद से। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक दूसरे की हेल्प से ये आगे बढ़ते रहते हैं। और अगर देखें इनके आगे बढ़ने का तरीका, तो इस तरंग के, इस विद्युत चुम्बकीय तरंग के आगे बढ़ने का तरीका क्या है कि ये x दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में कंपन कर रहा है, इसके वेक्टर किस दिशा में कंपन कर रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के जो वेक्टर हैं वो y दिशा में कंपन कर रहे हैं, y दिशा में, ठीक है। और जो चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर हैं वो z दिशा में कंपन कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि y, z और x ये तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब चलती हैं तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर एक दूसरे के लगातार लंबवत कंपन करते रहते हैं, और जो तरंग संचरण की दिशा है वो भी इन दोनों के लंबवत रहती है।
इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगे एक अनुप्रस्थ प्रकृति की हैं, अर्थात हमेशा इसमें जो भी अवयव है, जो भी कंपोनेंट है, वो एक दूसरे के लंबवत रहते हैं, ठीक है। प्रकाश भी इसी का एक उदाहरण है, यानी प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो ये सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरी बात कि ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, सदैव ये कभी भी अनुदैर्ध्य नहीं होती हैं, ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो कितनी होती है, वो याद रखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय तरंगों की ये भी खास बात है कि इनको जो है संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जब आगे चलती हैं तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कुछ ऊर्जा लेकर आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ऊर्जा के लिए मैं फार्मूला अभी थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि जब ये तरंगे आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको मिलेगा ऐसा कि प्रकाश की चाल c बराबर मिलता है 1/√μ0 और ε0। μ0 आप जानते हैं, इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता और ε0 को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर ये किसी माध्यम में चल रही हैं तो माध्यम के लिए भी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर होता है √μr ε r, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि वैद्युत ऊर्जा का घनत्व क्या होता है और चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व क्या होता है। तो वैद्युत ऊर्जा के घनत्व की बात करें, अगर वैद्युत ऊर्जा घनत्व, तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व के लिए और इसी तरह से चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के लिए फार्मूला आप याद रखिए। वैद्युत ऊर्जा घनत्व का फार्मूला यानी कि UE बराबर कैपिटल E लिख रहे हैं, UE इज इक्वल टू 1/2 ε0E², ठीक है। और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के लिए बात करें तो इसको UB और इसको लिखते हैं 1/2। देखिए यहाँ पर ε0 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर μ0 से डिवाइड करेंगे, μ0 और ये क्या हो जाएगा B का स्क्वायर, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फार्मूला। अब एक और चीज़ इसी में देखिए, ये तो तात्क्षणिक ऊर्जा घनत्व है, वैद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का तात्क्षणिक मान है। अगर इसका औसत निकालें तो जो औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व आता है, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व यानी UE का बार, और इसी तरह से औसत जो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान निकालते हैं यानी UB का बार, तो इन दोनों का मान क्या आता है। देखिए E² E की जगह पर आप जानते हैं क्या लिखेंगे, अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का इक्वेशन लिखें तो E इक्वल टू होता है E0 sin kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और B के लिए लिखेंगे तो B इज इक्वल टू B0 sin kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये इक्वेशन लिखने का तरीका है, इसको आप याद रखिए, कई न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो k है और इसमें जो ओमेगा है इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो k बराबर होता है 2π/λ और इस k को बोलते हैं संचरण नियतांक, ठीक है। और ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा बराबर होता है 2πf, यहाँ पर f क्या है, आवृत्ति है। तो ये दोनों फार्मूले आप याद रखिए। इसके साथ ही साथ E0 और B0 का जो रेशियो है, E0 और B0 का जो रेशियो यहाँ पर, इसको मैं 9वां नंबर कर देता हूँ और 8वें नंबर पर एक और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। 8वें नंबर पे फार्मूला आप लिख लीजिए कि E0/B0 इज इक्वल टू E/B इज इक्वल टू C, ठीक है। C मतलब प्रकाश की चाल। तो एक तो ये रिलेशन आप याद रखिए। औसत ऊर्जा घनत्व, वैद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व जब निकालेंगे तो औसत निकालने का मतलब इन्हीं का औसत निकालेंगे, और E के लिए जब ये इक्वेशन लिखेंगे तो साइन वाला टर्म आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे। और मैं आपको पीछे बता चुका हूँ प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में कि साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का जो एवरेज होता है वो 1/2 होता है। तो 1/2 वो आएगा, 1/2 पहले से था, तो ये हो जाता है 1/4 ε0 E0 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर E था, एवरेज लेने के बाद ये वाला E0 बचता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा 1/4 μ0 और ये ऊपर आएगा B0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। इसके साथ ही साथ 10वें नंबर में आपको यहीं पर बता देता हूँ, ये जो UE का बार है और ये जो UB का बार है, यानी दोनों औसत ऊर्जा घनत्व जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो कुल ऊर्जा घनत्व निकालना हो अगर, तो आप इसी को 2 बार जोड़ लीजिए या इसी को 2 बार जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ऐसा भी आप ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें जब चलती हैं तो ये कुछ आगे जो है एक मोमेंटम, एक संवेग को भी स्थानांतरित करती हैं। तो यहाँ से आप एक फार्मूला याद रखिए
कि मोमेंटम P बराबर होता है U अपान C, P बराबर होता है U अपान C, जहाँ पर U ऊर्जा है, C प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो इतने फार्मूले तो आप याद रखिए, और इस चैप्टर में इन्हीं सारे फार्मूले पर कुछ एक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए मैंने अभी तक आपको जितना बताया मैं उसको फिर से 5 मिनट में जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ, और फिर इसके बाद ये भाग 1 जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि मैक्सवेल ने ये प्रूफ किया कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है, और उसको इन्होंने ये संधारित्र के साथ जो है एक्सपेरिमेंट किया और उससे इन्होंने प्रूफ किया, और इन्होंने एक नया जो है धारा का एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको इन्होंने नाम दिया विस्थापन धारा। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र या परिवर्ती वैद्युत फ्लक्स के कारण प्रवाहित होने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। ID से प्रदर्शित करते हैं, ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान dt होता है। फिर उन्होंने एम्पियर के परिपथी नियम में संशोधन किया और उसका नाम रखा गया एम्पियर, मैक्सवेल एम्पियर परिपथी नियम, और उन्होंने लिखा कि B.dl का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में IC प्लस ID। अब जहाँ पर IC उपस्थित होगा वहाँ पर ID 0 होगा, जहाँ पर ID उपस्थित होगा वहाँ पर IC 0 होगा। फिर आपने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश यानी दोलित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में परिवर्ती वैद्युत और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते रहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव सीधी रेखा में चलते हैं, इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक दूसरे के लंबवत, साथ साथ तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे हमेशा अनुप्रस्थ प्रकृति की होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों में कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, और C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर किसी माध्यम में जा रहे हैं तो उस माध्यम का अपवर्तनांक लिखने का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा घनत्व, यानी इस वैद्युत क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा होती है, तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व का फार्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फार्मूला 1/2 और ये B0 और ऊपर μ0 और ऊपर B²। फिर जब इनका एवरेज लिया गया तो औसत ऊर्जा घनत्व निकालते टाइम बस ये E की जगह पर E0 रखा गया, और जो 1/2 था वो 1/4 हो गया। ये भी ध्यान रखना है कि औसत ऊर्जा घनत्व वैद्युत हो चाहे चुंबकीय हो, ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें जब आगे बढ़ती हैं तो उनके द्वारा स्थानांतरित संवेग P बराबर U अपान C होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक और फार्मूला E0 अपान B0 इज इक्वल टू E अपान B इक्वल टू C होता है। यहाँ पर E0 और B0 क्या है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के शिखर मान है। ठीक है, तो ये तो सारे फार्मूले हो गए और सब कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर ये इक्वेशन हो गया वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को लिखने का, और K बराबर 2π/λ और ओमेगा बराबर 2πf। K को बोलते हैं संचरण नियतांक। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। इसके साथ मैंने आपको गाये यूवी इन माई रेडियो से एक टेक्निकल ये सेंटेंस याद रख के आप ये भी याद रख सकते हैं कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है और किसकी आवृत्ति ज़्यादा है, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारा फिजिक्स के भाग 1 के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचता है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ, और आप इसके फार्मूले जो है तब तक प्रैक्टिस करके रेडी करिए और इस चैप्टर का जो है नोट्स भी कंप्लीट करिए। धन्यवाद।